कभी आपने सोचा है कि सारा अली खान अपनी माँ अमृता जैसी क्यों दिखती है, वो दीपिका जैसी क्यों नहीं दिखती, या वो किसी दूसरी हीरोइन जैसी क्यों नहीं दिखती? सारा अली खान जो है वो अपनी माँ जैसी ही क्यों दिखती है। ऐसे ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिसकी एज कम होती है पर उनके बाल जल्दी झड़ जाते, ठीक है। पर उनकी अगर आप एक दो पीढ़ी पीछे जाओगे तो देखोगे कि ये बाप या उनके बाबा जो थे उनके भी बाल बहुत कम उम्र में झड़ना शुरू हो गए थे। वही लक्षण उनकी संतान यानी कि उनके नाती या फिर उनके लड़के में पहुंचा। तो हम इनको क्या बोलते हैं? जेनेटिक यानी आनुवांशिक। एक आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इन आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाता कौन है? तो ये जानते हैं। सन 1902 में सटन व बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं इंसान के, वही अपने लक्षण अपने पुत्र या अपनी अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ये गुणसूत्रों का काम होता है पिछली पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचाने का। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र में होता क्या। तो गुणसूत्र में होता है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चाहे नीट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की और न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले किसने देखा। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशन जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पश्च कोशिकाओं में देखा। तो किस में देखा? सबसे पहले पश्च कोशिकाओं में देखा। किस वैज्ञानिक ने देखा? तो ये जो खोज वाला श्रेय जाता है ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशन, उनको जाता है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इनमें डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, सिवाय कुछ वायरस को छोड़कर। जो विषाणु होते हैं उनमें डीएनए नहीं पाया जाता। कुछ विषाणु ऐसे हैं जैसे कि आपका टीएमबी है, एचआईवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा, ये ऐसे वायरस है इनमें डीएनए नहीं पाया जाता। इनके अंदर आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि उनके लक्षण अगली पीढ़ी में आरएनए पहुंचाता है इन विषाणुओं के। कुछ हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के अंदर क्या है वो हम जानते हैं। गुणसूत्र के अंदर होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या होता है? ये डीएनए आरएनए, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसमें क्या होता है? आरएनए जो होता है वो पाया जाता है टीएमबी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा में, जबकि डीएनए जो होता है वो टीएमबी, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा नामक जो वायरस होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगर डीएनए के आकार की बात करो तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, डीएनए को न्यूक्लिन किसने कहा था और डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा? तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए मिशन नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए को न्यूक्लिन कहा था। बाद में आल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा इसमें अम्लीय प्रवृत्ति होती, इसलिए इनका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। यानी कि आल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया डीएनए को। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी डीएनए की जो हाइट होती है उसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके अनुसार ही उसकी हाइट होगी। यानी कि जो आप इस टाइप का देखते हैं, इस टाइप का, ये दो जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिनके ऊपर डिपेंड करता है उसकी लंबाई कितनी है डीएनए की। अगला जानते हैं। अब हम जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर क्या क्या हो। तो हमें पता चलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। और जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसके अंदर क्या होता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये दो चीजें पाई जाती है। और प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर भी जानते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो प्यूरिन के अंदर होता है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन जो होता है उसके अंदर होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब आगे जानते हैं थायमिन और यूरेसिल किसमें पाया जाता है वो भी समझते हैं। डीएनए हो या आरएनए, नाइट्रोजन क्षार सिर्फ 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षार, मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ, ये टोटल थे हमारे 5, ठीक है। डीएनए हो या आरएनए, उनमें सिर्फ जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो सिर्फ 4 तरह के ही जो पाए जाएंगे। अब इसमें कौन किस में पाया जाता है ये जानते हैं। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अब बात करें पेंटोज शर्करा की, तो इसमें 2 प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सी शर्करा, एक होती है राइबोज शर्करा। डीऑक्सी शर्करा में डीएनए पाया जाता है और राइबोज शर्करा में आरएनए पाया जाता है। अगला देखते हैं। डीएनए की संरचना जो है वो 2 रज्जुओं से मिलकर बनी है, या जिसको हमने बोला था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की दोनों चेन
में एक दूसरे के समांतर होती है और प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से समझते। डीएनए क्या है, दो रज्जू से मिलकर बना है। आपने देखा होगा इस प्रकार की संरचना। ये दो रज्जू हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इसमें जो प्यूरिन होता है वो हमेशा पिरिमिडीन से ही जुड़ता है, जिसमें एडेनिन जो होता है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। अब आपको ये भी याद रखना है, एडेनिन थाइमिन से हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यूकैरियोटिक्स में एडेनिन थाइमिन टाइप का डीएनए पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जी और सी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन नाम का डीएनए पाया जाता है। अगला देखते हैं अगला क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।